क्या समझना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्रोमेटोग्राफी में आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है सेपरेशन टेक्निक, ठीक है, सेपरेशन मेथड है ना, सेपरेशन टेक्निक करते हैं हम ज्यादातर। तो यहाँ पे क्या का सेपरेशन करेंगे, आयन का। देखो आयन मतलब कि जब भी हमको देखते हैं जैसे कि Na+ देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि आयन, क्योंकि उसमें चार्ज दिखते हैं। अगर Cl- देखते हैं तो वो चार्ज है, आयन है, क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज दिखते हैं। दो तरीके के आयन होते हैं, एक होता है हमारा कैटायन, एक होता है एनायन, ठीक है। एक्सचेंज का मतलब क्या है, एक्सचेंज होना। जैसे कि मैं आप लोगों को 10 रुपए दिया, आप उसके बदले मुझे 11 रुपए देंगे, तो एक्सचेंज हो रहा है कुछ ना कुछ का। तो देखो यहाँ पे सेपरेशन टेक्निक है, सेपरेशन किसका हो रहा है, आयन का हो रहा है, और भी आयन एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जहां पे आयन के बेसिस पे सेपरेशन देखने को मिलेगा, वही आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैटायन एक्सचेंजर, एक होता है एनायन एक्सचेंजर। एक होता है कैटायन एक्सचेंजर, एक होता है एनायन एक्सचेंजर। एकदम इजी है, मैं एक उसमें शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगा। मान लो अभी कॉलम लेते हैं, कॉलम के अंदर होता है रीजिंग, कॉलम के अंदर रीजिंग प्रेजेंट है, जो कि स्टेशनरी फेस होता है। हम पता है ना क्रोमेटोग्राफी में दो होते हैं, मोबाइल फेस होता है, स्टेशनरी फेस। मोबाइल फेस जो मूवमेंट करेगा, स्टेशनरी फेस जो स्थिर रहेगा। स्टेशनरी फेस हमारा यहाँ पे कॉलम में प्रेजेंट होता है, रीजिंग रहता है, ठीक है। अब मान लेते हैं रीजिंग पॉजिटिव चार्ज का है, ऑब्वियस सी बात है इसके साथ नेगेटिव आके बाइंड करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी सैंपल लेंगे यहाँ पे, तो सैंपल लेंगे, उसको रन करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ पंप, तो जब नेगेटिव जो आएगा यहाँ पे वो इसको एक्सचेंज कर देगा। पॉजिटिव रीजिंग लगी हुई है, पॉजिटिव नहीं हटने वाला, वो स्टेशनरी फेस है, वहां पे स्थिर रहेगा, ये जो रीजिंग है, ठीक है। वहां पे एक नेगेटिव बाइंडेड है। कैसे बाइंडेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण बाइंडेड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि जब दो ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं, ठीक है, आपस में अट्रैक्शन दिखाते रहते हैं, दो ऑपोजिट चार्जेस। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अब ये दोनों का बाइंडेशन पावर कम था, जब यहां से सैंपल से ऐसा एनायन आता है तो इसको एक्सचेंज कर देगा, किसको, इसको। यहां से नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इस एनायन को एक्सचेंज करके ये यहां पे आ गया, किसका हो गया एक्सचेंज, एनायन का एक्सचेंज हो गया, ठीक है। तो ये होता है एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं पता है, हम रीजिंग लेते हैं पॉजिटिव। अगर मान लो अब मैं ले रहा हूं रीजिंग नेगेटिव, इसके साथ ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव वाले मॉलिक्यूल बाइंड हो गए, ये रीजिंग है, ये नहीं हटने वाला। अब मैं क्या किया, कैटायन यहां से आ रहे हैं, बहुत सारे कैटायन सैंपल से ला रहे हैं, तो कैटायन का एक्सचेंज हुआ ना, इसलिए कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। दो तरीके के होते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में, बेसिकली सेपरेशन टेक्निक है ऑन द बेसिस ऑफ आयन। क्या होगा, एक्सचेंज होगा आयंस का। दो टाइप का पढ़ते हैं, एक कैटायन एक्सचेंजर, एक है एनायन एक्सचेंजर, ठीक है। कैटायन एक्सचेंजर देखोगे तो पॉजिटिव वाला एक्सचेंज होने वाला है, रीजिंग नेगेटिव रहेगा, ठीक है। ऐसा आप लोगों को एग्जाम में ड्रॉ करना पड़ेगा। अब बेसिकली हम लोग जब पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे हर एक चार्ज पार्टिकल का सेपरेशन नहीं कर सकते। बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स में जो प्रोटीन्स होते हैं ना, उसका हम लोग यहाँ पे सेपरेशन करते हैं। अब प्रोटीन जो होता है, जो फंडामेंटल ब्लॉक्स जो बने रहते हैं प्रोटीन, वो बने होते हैं एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड्स से बने होते हैं हमारे प्रोटीन्स। अब एमिनो एसिड पे चार्ज होते हैं, एमिनो एसिड में होते हैं दो फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, दो फंक्शनल ग्रुप रहता है, एक होता है एमिनो ग्रुप, एक होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। दो फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अभी मैं उसमें आगे बताऊंगा। तो ये समझ आ गया आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या है, सेपरेशन टेक्निक है, आयन के बेसिस पे चेंज होगा, एक्सचेंज होगा। दो टाइप के हैं, कैटायन एक्सचेंजर, एक एनायन एक्सचेंजर, ठीक है। अब मैं इसका काम बताता हूं। यहां मोबाइल फेस यूज कर रहे हैं, उसके साथ बफर सॉल्यूशन डालो। अब ये पता होना चाहिए, मोबाइल फेस को रन करा के हम सेपरेशन करवा सकते थे ना, क्या जरूरत पड़ रहा है कि बफर सॉल्यूशन को रन करवा रहे हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन बनना चाहिए। हम लोग सिर्फ यहाँ पे डाल देते हैं, कोई भी बायोमोलिक्यूल्स जो भी डाल देते हैं, प्रोटीन्स को भर देते हैं और फिर सेपरेट कराते हैं। क्यों जरूरत पड़ा बफर सॉल्यूशन? बफर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसका पीएच चेंज नहीं होगा, है ना। अगर आप 7 पीएच लेके चल रहे हो तो उसका पीएच 7 ही रहेगा, आप 9 लेके चल रहे हो तो 9 ही रहेगा। 4 ले रहे हो, 4 पीएच ले रहे हो बफर सॉल्यूशन, तो 4 ही रहेगा। तो ये बफर सॉल्यूशन यूज करने का काम इसलिए पड़ रहा है, जब प्रोटीन हम क्या कर रहे हैं ना, प्रोटीन का सेपरेशन कर रहे हैं। प्रोटीन बना होता है एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक है एमिनो ग्रुप, एक है कार्बोक्सी ग्रुप। जो कार्बोक्सी ग्रुप होता है ना, वो एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। और ये जो एमिनो ग्रुप होता है वो नेगेटिव इन नेचर होता है, मतलब वो एनायनिक इन नेचर होता है। अब क्या होता है, ये देखो, एक का -1 चार्ज, एक का +1 चार्ज, नेट चार्ज क्या हो गया, 0। समझ आ गया, नेट चार्ज 0 हो गया, मतलब चार्ज ही 0 हो गया मॉलिक्यूल में। तो अब कैसे सेपरेट करेंगे? अब सेपरेट नहीं और किसका, आइसोइलेक्ट्रिकल पॉइंट बोलते हैं। जब हम देखते हैं ना, बेसिकली ज्यूटर आयन पढ़े होंगे आप लोग। ज्यूटर आयन मतलब कि जो ना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रखता है। एमिनो एसिड में देखने को मिलता है कार्बोक्सिलिक और एमिनो, दो अलग अलग चार्जेस रहते हैं, -1 +1, दोनों कैंसिल आउट होते हैं, नेट चार्ज 0 बन जाता है, ठीक है।
तो बेसिकली इसका आइसोइलेक्ट्रिकल पॉइंट जो होता है एमिनो एसिड्स का वो होता है 0 होता है। हम लोग पीएच डालते हैं, ये बफर सॉल्यूशन डालते हैं, तब उसका हम लोग को देखने को मिलता है कि ये बफर सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ दिस मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सैंपल। ऐसा होता है, मतलब इस बफर सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल्स में क्या चार्ज आने वाला, क्योंकि हम लोग चार्ज के बेसिस पे सेपरेट करने वाले हैं, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, है कि नहीं। अब देखो जैसे मान लेते हैं कि हम लोग प्रोटीन एमिनो एसिड्स ले लिए, उसका आइसोइलेक्ट्रिकल मान लो कि मैं पीएच लेता हूं, पीएच 4 लेता हूं, ठीक है। पीएच 4 मतलब कि थोड़ा एसिडिक की तरफ जा रहा है। अगर ये ज्यादा है, मान लो इसका आइसोइलेक्ट्रिकल पॉइंट ज्यादा है, वो कैटायन की तरह बिहेव करेगा जो सैंपल होगा, ठीक है। अगर मान लो पीएच ज़्यादा है आइसोइलेक्ट्रिकल पॉइंट से तो वो एनायन की तरह बिहेव करेगा। अगर पीएच पीआई बराबर है तो न्यूट्रल जैसा बिहेव करेगा। चार्ज होगा तो हम लोग क्या लगाना पड़ेगा, कैटायन एक्सचेंजर लगाना पड़ेगा, रीजन लेना पड़ेगा नेगेटिव, ठीक है। फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, दिक्कत नहीं। मोबाइल फेस है, बफर सॉल्यूशन ले रहे हैं, बफर सॉल्यूशन किसलिए लेना पड़ रहा है कि प्रोटीन्स के जो थे, जो एमिनो एसिड्स के बने होते हैं, एमिनो एसिड में 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एक एमिनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, नेट चार्ज 0 रहता है, ताकि हम चाहते हैं कि उनके नेट चार्ज 0 जो है उसको हटाकर चाहते हैं कि सैंपल में या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाए या तो नेगेटिव चार्ज आ जाए, उसके लिए बफर सॉल्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर पूरे सैंपल में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो मैं अब पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स को अलग कर सकता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे सैंपल है, हमारा बफर सॉल्यूशन पुट कर दिए। अब ये पंप क्या करता है ना, पंप कांस्टेंट फ्लो के साथ ये सैंपल को उठा के कॉलम में गिराता है। पंप भी 2-3 टाइप के पंप होते हैं, आपको लिखना पड़ेगा, सीरीज पंप, पेरिस्टाल्टिक पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, ये सब के पंप के अलग काम होते हैं। पर अगर आप एक कांस्टेंट फ्लो मेंटेन कर रहे हो, मान लो कि 0.5 की स्पीड से यहां भेज रहे हो, तो वो जब तक ये पूरा सैंपल यहां नहीं गिरेगा तब तक आपको स्पीड कांस्टेंट मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर आप स्पीड चेंज कर दोगे तो सैंपल के सेपरेशन में दिक्कत आएगी। तो ये पंप का काम क्या है, ये पंप जो है कांस्टेंट फ्लो मेंटेन करके रखता है, एक स्थिर हिसाब से ये फ्लो जो है ना, ये सैंपल मोबाइल फेस का जो सैंपल है वो यहां से यहां गिरे के एक कांस्टेंट फ्लो में, उसका ध्यान ये पंप रखेगा, क्योंकि इसको खींच के यहां गिराना है ना, तो उसका काम ये पंप करता है। अब ये सैंपल यहां पहुंच जाता है कॉलम के अंदर, कॉलम के अंदर प्रेजेंट होता है रीजिन एक सॉलिड पोरस होता है जो कि ना स्टेशनरी फेस की तरह काम करता है। मोबाइल फेस हमको देखने को मिल रहा है, मोबाइल फेस मूवमेंट कर रहा है, ऑब्वियसली बात है मोबाइल फेस बोले, स्टेशनरी फेस रीजिन होता है, जो कि हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव। अगर पॉजिटिव रीजिंग लगा हुआ है तो नेगेटिव आके बाइंड करेगा, एक्सचेंज किसका होगा, एनायन का, तो एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होगा। अगर रीजिंग नेगेटिव लूंगा तो आगे पॉजिटिव मॉलिक्यूल बाइंड करेंगे, पॉजिटिव का एक्सचेंज होगा तो कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी बोलेंगे। यहाँ पे सब पहुंच गया, यहाँ पे सैंपल पहुंच गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सचेंज होगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, डिटेक्टर में जाएंगे, फिर क्रोमेटोग्राम बनेगा। क्रोमेटोग्राम मतलब ये होता है कि सेपरेट हो गए मॉलिक्यूल्स, तो उसके बाद जो ग्राफ दिखता है उसको क्रोमेटोग्राम बोलते हैं, ठीक है। ये ना आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी ऐसे काम करता है। तो ये जो बफर सॉल्यूशन है, कुछ लोग इसको बता देते हैं कि बफर सॉल्यूशन डाल दो बस, पर ऐसा नहीं है। बफर सॉल्यूशन डालने का कारण ही ये है कि प्रोटीन जो होते हैं एमिनो एसिड्स के बने तो 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, आइसोइलेक्ट्रिकल पॉइंट है उसके, ये बफर सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा कि इस सैंपल के चार्जेस क्या बनेंगे, ठीक है। आप ये ज्यादा रख रहे हो कम रख रहे हो, उस हिसाब से पढ़ोगे तो समझ आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये पंप क्या करेगा, कांस्टेंट फ्लो में मेंटेन करके यहाँ पे कॉलम में डालेगा, उसके बाद डिटेक्टर में जाएगा, डिटेक्ट होगा, क्रोमेटोग्राम बनके मिल जाएगा। कॉलम भी बहुत टाइप के होते हैं, पैक्ड कॉलम, कैपिलरी कॉलम, अलग अलग कॉलम होते हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा कितने टाइप के कॉलम होते हैं। अब एग्जाम में लिखोगे तो पहले लिखोगे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या है, एक सेपरेशन टेक्निक है जहां पे आयन के बेसिस पे सेपरेट कर रहे हैं। फिर सेकंड पॉइंट, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी 2 टाइप के होते हैं, कैटायन एक्सचेंजर, एनायन एक्सचेंजर, दोनों के कॉलम बना के समझा दोगे। उसके बाद इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, जैसे बहुत सारे ना जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उसको ज्यादातर चार्ज होने चाहिए तभी वो सेपरेट कर पाएगा, ठीक है। ये दो, फिर उसका एक एक चीज को एक्सप्लेन करोगे। ये रीजन को चेंज कर दूंगा और इसमें बीट्स डाल दूंगा, बीट्स मतलब कि देखो ऐसा, ऐसे बीट्स डाल दूंगा। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो मान लो ऐसा है, अब देखो क्या होता है। अगर मान लो अब एक और चीज पढ़ना रहता है, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। अगर मैं आयन को हटा दूंगा और एक्सचेंज को हटा दूंगा और यहाँ पे साइज लिखता हूँ,
साइज एक्सक्लूसिव क्रोमेटोग्राफी। अब क्या समझ आ रहा है, सेपरेशन तो होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है। इससे पहले आयनेशन क्रोमेटोग्राफी पढ़े, सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ आयन। अब पढ़ रहे हैं सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के बेसिस पे। तो अब जो सैंपल यूज करोगे उसका मॉलिक्यूलर मास के ऊपर डिपेंड करेगा। हो सकता है बहुत बड़ा, ज्यादा मास का, मतलब बहुत बड़ा मॉलिक्यूल हो सकता है, इतना बड़ा मॉलिक्यूल हो सकता है, इतना बड़ा। पहले तो हम लोग ये छोटा बड़ा कुछ भी हो चार्ज के हिसाब से सेपरेट करते थे, अब नहीं, अब मास के हिसाब से कोई बड़ा मॉलिक्यूल, छोटा मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल, छोटा। अब किस तरीके के छोटे बड़े साइज को हम सेपरेट आउट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस साइज एक्सक्लूसिव क्रोमेटोग्राफी। मान लो सैंपल में पड़े हुए हैं कोई बड़े और छोटे मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स पड़े, तो हम क्या करेगा, फिर से सेम मेथड करेगा, कांस्टेंट फ्लो के साथ मोबाइल फेस को या सैंपल को रन करवा देगा कॉलम में, ठीक है। अब कॉलम में आते हैं, कॉलम में क्या पड़ा है, बीट्स पड़ा हुआ है। अब बीट्स को जूम करके दिखाता हूं ऐसा। अब यहाँ पे बहुत जो बड़े बड़े छोटे सैंपल, बड़े सैंपल सब इसके ऊपर गिर रहे हैं। अब एक बीट्स का समझो, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होंगे, अगर इतना बड़ा मॉलिक्यूल लूंगा, मान लो इतना बड़ा उसका मॉलिक्यूलर मास है, किसी के इतने हैं, किसी के इतने हैं, किसी के इतने, ऑब्वियस सी बात है ये जो बड़े वाले जो जिसके ज्यादा मॉलिक्यूलर मास है वो ऑब्वियस सी बात है इसमें नहीं फंसने वाले, इसमें ट्रैप नहीं होंगे। अभी छोटे वाले क्या होंगे, छोटे वाले ट्रैप हो जाएंगे, छोटे वाले यहाँ से आएगा ना, ये छोटा वाला ट्रैप हो जाएगा, और ये बड़ा वाला सीधा क्या होगा, एल्यूट आउट हो जाएगा। क्या होगा, एल्यूट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बीट्स यूज कर रहे हैं जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे, आप लोग देखोगे ना, मैं भेज दूंगा उसका पीपीटी में, तो आप लोग देखोगे तो जूम करके यहाँ पे दिखाएगा पूरा चित्र में कि छोटे छोटे छेद है, छिद्र बोलेंगे। तो वो जो छोटे वाले मॉलिक्यूलर मास होंगे, जिसका साइज छोटा होगा, वो यहाँ फंस जाएंगे, ट्रैप्ड हो जाएंगे, और बड़े वाले सैंपल सीधा नीचे एल्यूट आउट हो जाएंगे। तो देखो बड़े वाले मॉलिक्यूल्स अलग हो गए, छोटे वाले मॉलिक्यूल्स यहाँ फंस गए, तो हम लोग साइज के बेस पे सेपरेट कर पाए ना, है कि नहीं। अभी डिटेक्टर में आएंगे, अब मान लो कि मैं क्रोमेटोग्राम बनाता हूं, ऐसा क्रोमेटोग्राम बनाया, ये पीक आया, ये लोडिंग सैंपल बोलते हैं, लोड कर रहे हो ना तो ऐसा एक मिलता है सीधा, अगला वाला जो मिलता है आपका सेपरेशन चालू हो गया। तो पहला पीक किसका मिलेगा, बड़े मॉलिक्यूल्स के, छोटे मॉलिक्यूल्स के, बड़े मॉलिक्यूल्स का। पहले कौन बाहर आया, बड़े मॉलिक्यूल्स बाहर आए, तो ये पहला पीक किसका होगा, बड़े मॉलिक्यूल्स का। बड़े मॉलिक्यूल्स को अलग कर दिया, फिर उसका छोटे मॉलिक्यूल्स को अलग कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से साइज के बेसिस पे सेपरेट करते हैं, साइज एक्सक्लूसिव ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास।